गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अजय गुप्ता एक बार फिर आपके साथ में। देखिए, हम इससे पहले पढ़ रहे थे निर्णय निर्माण प्रक्रिया को पढ़ रहे थे। तो देखिए एमए पीडीएस में ये आपके चैप्टर में एक चैप्टर दे रखा है आपकी सिलेबस में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि आर्थिक जगत में मनुष्य को कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आपके लिए निर्णय प्रक्रिया का जो अधिगम है आपको अपरिहार्य हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया के बारे में आपको काफी कुछ बताया गया है। और क्योंकि देखिए इसमें क्या है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जितने सिद्धांत बनते हैं, जितने भी सिद्धांतों का निर्माण होता है, तो उन सिद्धांतों में सबसे पहले हम निर्णय प्रक्रिया को ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। क्योंकि इसी के तहत जो है, चाहे कोई उद्यमी हो, चाहे कोई फर्म हो, या कोई जो नया कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, तो उसको पहले अपनी निर्णय प्रक्रिया के तहत जो है निर्णय लेने पड़ते हैं। क्योंकि इसमें निर्णय प्रक्रिया के द्वारा ही जो है वो समुचित समाधान की तरफ बढ़ता है। क्योंकि देखिए विविध प्रकार के उद्योग होते हैं, और विविध प्रकार के उद्योगों के हिसाब से अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं के हिसाब से निर्णय करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है निर्णय काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक भी निर्णय उन्होंने खराब ले लिया तो पूरी अर्थव्यवस्था, यानी कि उनकी जितनी भी पूरी पूंजी है वो खराब हो सकती है, और यहाँ तक कि उद्योग का जो व्यवस्थापन है वो भी खराब हो सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया जो है काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आपको क्लास बता चुका हूँ, ये क्लास में आपको मैं पहले मैट्रिक दे चुका हूँ। अब ये आपकी जो पार्ट जो है सेकंड है, जैसा कि आप जानते हैं पार्ट सेकंड है। इसके बाद इसके एक दो पार्ट और आएंगे, तो आपको क्लियरली इसको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इससे पहले हम पढ़े थे निर्णय की काफी सारी विशेषताओं के बारे में जाना था हमने। पर आज वो हमारा वीडियो है वो है मुख्य रूप से निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न कारक तत्वों के लेकर के। कौन कौन से ऐसे कारक तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, या कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका निर्णय की प्रक्रिया में समावेशन होता है, समावेश रहता है, या इनके आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए हम निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न कारक तत्वों को लगभग हमने 8 सूचियों में रखा है, और इसमें जो पहली सूची है वो है हमारी सूचनाओं का संकलन। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी निर्णय करते हैं, चाहे कोई भी उद्यमी हो, चाहे कोई व्यवसायी हो, अगर कोई भी वो निर्णय करेगा तो सबसे पहले वो सूचनाओं का संकलन करेगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सूचनाओं का संकलन। सूचनाओं के संकलन से मतलब ये है यहाँ पर कि हमें कौन कौन सी चीजें जो है उस उद्योग के लिए या उस व्यवसाय के लिए स्थापित करने के लिए आवश्यक होगी, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किन किन वस्तुओं का हमें उसमें प्रयोग करना है। तो उन सभी सूचनाओं का संकलन जो है एक जो है व्यवस्थित उद्यमी द्वारा किया जाता है, या एक जो है जो एक अच्छा व्यवसायी है उसके द्वारा इन सभी सूचनाओं का संकलन जो है वो किया जाता है। देखिए इसमें कई प्रकार की सूचनाएं शामिल होती हैं। जैसे क्या है कि वस्तु स्थिति कैसी है, या उस स्थान का चयन कैसा है, या उस स्थान की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, या वहाँ पर जो है उस उद्योग के हिसाब से जो प्रक्रियाएं होंगी वो कैसी होंगी, वहाँ पर यातायात की व्यवस्था क्या होगी, उसका आंकड़ा, उसकी जो डाटा होंगे वो क्या होंगे, या इसके अलावा यहाँ पर श्रम की स्थिति क्या होगी, पूंजी की स्थिति क्या होगी। तो इन सब चीजों की जो सूचनाओं का संकलन है ये इसी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो है सूचनाओं का संकलन किया जाता है। तो सूचनाओं का संकलन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो उसके बाद देखिए दूसरा जो है पॉइंट हमारा वो है वातावरण। तो देखिए जो उद्यमी होता है या जो आर्थिक व्यक्ति होता है, तो वो वातावरण के हिसाब से भी जो है निर्णय लेता है। तो इसमें कई प्रकार के जो है वस्तु स्थिति के अनुसार जो है इसमें तत्व आते हैं। तो हम मुख्य रूप से वातावरण तत्वों को 2 रूपों में डिवाइड करते हैं। एक तो है हमारा वस्तुपरक वातावरण, और दूसरा है हमारा व्यक्तिपरक वातावरण। तो देखिए वस्तुपरक वातावरण में क्या होता है, वस्तुपरक वातावरण में जो है भौगोलिक स्थिति आती है, स्थान का चयन आता है, और उस स्थान की स्थिति कैसी है। तो ये सब चीजें उसमें आती हैं कि वस्तुपरक वातावरण का मतलब ये हो गया है कि उस स्थान पर जहां पर हमें उद्योग स्थापित करना है, तो उस स्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, और किस प्रकार से वो उद्योग के लिए लाभदायी रहेगी, या किसी भी संस्था के द्वारा। या देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर केवल आर्थिक व्यक्ति ही निर्णय ले सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, वो भी संस्था निर्णय लेती है, तो वो भी इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेती है। तो संस्था भी मान लीजिए वो अगर निर्णय लेगी तो वो भी वस्तुपरक वातावरण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगी कि वो सभी के हित में वो निर्णय हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वस्तुपरक वातावरण में जो भौगोलिक स्थितियां और उस जगह की जो है सामरिक स्थिति कैसी है, और उस स्थान का चयन जो किया जा रहा है वो भौगोलिक रूप से कितना उपयुक्त रहेगा, तो वो इस वस्तुपरक वातावरण में आती है। इसके बाद देखिए व्यक्तिपरक वातावरण में है ना। देखिए व्यक्तिपरक वातावरण में जो है व्यक्ति की मनोस्थिति आती है,
है ना, कि जो व्यक्ति है वो कैसा है ना, उस स्थान पर जो संस्था काम कर रही है या जो उद्योग काम करेगा तो वहाँ के व्यक्तियों का मनोवातावरण कैसा है ना, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, या वो किस प्रकार की वस्तुओं का चयन करते हैं, या फिर वहाँ पर जो मानव है वो किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। तो ये सब चीजें आती हैं वो है व्यक्तिगत वातावरण में आते। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, निर्णय प्रक्रिया के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण घटक वातावरण के जो कारक हैं ये आते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 3 है गतिशीलता। तो देखिए गतिशीलता के आधार पर भी जो है निर्णय प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? जैसे देखिए मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो रोज डेली अपने ऑफिस जाता है और उसका ऑफिस जो 10 मील दूरी पर है। तो देखिए हालांकि उसके जो ऑफिस की उसके घर से दूरी है वो एक सीधी रेखा में है और 10 मील तक है। तो देखिए उस व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वो अलग होगी। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसका कार्यस्थल जो कई स्थानों पर है और वो कई कई जगह पर चल के जाता है। हालांकि दूरी तो उतनी ही तय करता है, वो 2-2 मील की 10 मील की करता है, परंतु उसका जो कार्यस्थल है वो कई कई स्थानों पर बटा हुआ है। तो देखिए उस व्यक्ति की निर्णय क्षमता होगी वो अलग होगी। यानी कि जो व्यक्ति केवल सीधी रेखा में जा रहा है उसके निर्णय लेने की क्षमता अलग होगी, और जो कई कई स्थानों पर जाकर भ्रमण कर रहा है तो उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा स्थितियों से गुजरता है और विभिन्न प्रकार की स्थितियों का उस पर प्रभाव पड़ता है, और उसका प्रभाव उसको जो निर्णय है उसको जो सोचने की क्षमता है वो उसमें परिवर्तन करता है, परिमार्जन करता है। इसलिए एक व्यक्ति जो जो एक सीधी रेखा में जाता है और एक व्यक्ति जो कई स्थानों पर जाता है तो वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा सुगम निर्णय या बढ़िया निर्णय वो ले सकता है। तो देखिए इसके बाद जो है चौथी है क्रियात्मक दूरी, है ना। तो देखिए क्रियात्मक दूरी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी क्या होता है कि दूरी बढ़ने के साथ जो है वो निर्णय लेने की क्षमता भी कम होती जाती है ना, क्योंकि उसमें निर्णय जो दूरी बढ़ती जाती है तो मनुष्य की जो आपको पता है कि जो मनुष्य है उसकी जो आर्थिक पहचान क्या है कि वो ज्यादा देरी तक काम करता है, ज्यादा लंबी दूरी में वो क्या होता है इतना बोझिल हो जाती है तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि दूरी बढ़ने के साथ में अंतर प्रक्रिया में कमी आती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, दूरी है ना, और ये अंतर प्रक्रिया है यहाँ पर, है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूरी जैसे बढ़ रही है अंतर प्रक्रिया कम होती जा रही है। तो दूरी बढ़ने के साथ अंतर प्रक्रिया कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि दूरी बढ़ने के साथ जो व्यक्ति की जो रुचि है वो उसमें कमी आती जाती है और उसकी निर्णय क्षमता भी प्रभावित होती है ना। तो जो लंबी दूरी के बजाय उसको कई सारी दूरियों में बांट करके अगर वही व्यक्ति उसको काम को करे तो उसकी निर्णय क्षमता अलग होगी। इसका मतलब ये है यहाँ पर दूरी मतलब से ये नहीं है कि व्यक्ति दूरी चलेगा। वास्तव में देखा जाए तो क्रियात्मक दूरी का मतलब ये है यहाँ पर कि व्यक्ति जो है जो उसकी निर्णय लेने की क्षमता है वो उसकी रुचियों पर निर्भर करती है, कितनी रुचि से उसने किसी कार्य को संपादित किया है उसी हिसाब से वो उसमें निर्णय अच्छी प्रकार से ले पाएगा। तो उसके बाद देखिए 5वां है हमारा वो व्यक्तियों के बीच संपर्क। देखिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए बहुत से व्यक्ति होते हैं एकाकी होते हैं और वो निर्णय करते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका काफी सारे लोगों से संपर्क रहता है तो उनको सामाजिक ज्ञान ज्यादा होता है। तो सामाजिक ज्ञान उनको ज्यादा होता है तो वो निर्णय एक अलग निर्णय से लेते हैं, उनका निर्णय लेने का तरीका है वो अलग होता है और उनके निर्णय ज्यादा सटीक होते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव ज्यादा होता है। तो ज्यादातर व्यक्तियों के बीच में संपर्क रहता है। जैसे किसी मान लीजिए जैसे कोई संस्था का प्रबंधक है तो उस प्रबंधक के व्यक्ति को जो है उसका विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से या बाहरी लोगों से मिलना जुलना होता है तो उसके हिसाब से वो निर्णय लेता है। उसका निर्णय होता है कई प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो उस प्रकार से उसका निर्णय होता है वो दूरदर्शी होता है और काफी जो संस्था के हित में रहता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो व्यक्तियों के बीच में संपर्क है तो ये भी एक निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद देखिए छठा है आपका सूचना स्रोत की जो विश्वसनीयता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सूचना स्रोत है उनकी विश्वसनीयता के आधार पर भी निर्णय जो प्रभावित होते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रबंधक है किसी फर्म का या कोई व्यवसायी है उसके पास कोई गलत सूचना आ गई और उसने कोई गलत निर्णय ले लिया तो उसका संस्था पर या उसके व्यवसायिक हित पर जो है कुछ प्रभाव पड़ सकता है तो उससे उसका व्यवसायिक हित जो है प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जितनी भी सूचनाएं आए वो काफी जो है विश्वसनीय हो। जैसे रेडियो टेलीविजन या अखबारों से प्राप्त सूचनाएं है ना, तो ये सूचनाएं काफी हद तक जो है विश्वसनीय होती हैं। तो ऐसे ही सूचना स्रोतों के आधार पर जो निर्णय किए जाते हैं वो काफी विश्वसनीय होते हैं और संस्था के लिए या फर्म के लिए लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सूचना के स्रोत हो वो काफी जो है मतलब विश्वसनीय हो, तभी जो है कोई भी निर्णय अच्छे से हो सकता है। इसके बाद देखिए समय की भी देखिए निर्णय लेने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
जैसा कि आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है, किसी संस्था के पास या किसी प्रबंधक के पास या किसी व्यवसायिक फर्म के जो उद्यमी है उसके पास बहुत ही कम समय होता है निर्णय लेने के लिए। तो ऐसा कई बार स्थिति आती है संस्था के हित में, कभी कोई ऐसा कोई अचानक स्थिति बन जाए या उसे निर्णय लेना पड़े उस व्यक्ति को, प्रबंधक को, तो वो निर्णय कैसे लेगा, क्योंकि समय की बहुत कमी है। तो यहाँ पर देखिए समय में वो उस चीजों को महत्व देगा। मान लीजिए उस कम समय में वो निर्णय तो लेगा, परंतु उस कम से कम समय में वो निर्णय उसी को लेगा जो ज्यादातर जो मतलब विश्वसनीय रहे हैं, उन्हीं के आधार पर, जो तत्व ज्यादातर विश्वसनीय रहे हैं या जो पुराने जो निर्णय पहले लिए गए हैं और जो उन आधारों पर लिए गए थे जो कि विश्वसनीय थे, तो उन्हीं आधारों का प्रयोग लेते हुए वो भी समय के आधार पर निर्णय लेगा। तो समय यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है पूरे आपके निर्णय पर वास्तविकता के रूप में पड़ता है। यहाँ पर तो समय जो है वो काफी रूप से प्रभावित करता ही है। कभी कभी क्या होता है कि समय कम रहता है और कभी कभी क्या होता है फर्म के पास या प्रबंधकों के पास काफी समय होता है। तो देखिए कम समय में लिया गया निर्णय और जो हड़बड़ाहट में लिया हुआ निर्णय या फिर जो मुश्किल परेशानी में दबाव में या ऐसे आकर के निर्णय लिया जाता है तो ये प्रभावित होता है ना। तो निर्णय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी तरफ जो है झुकाव नहीं होना चाहिए, उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। तो निर्णय जब निष्पक्ष रहेगा तभी जो है फर्म या जो संस्था है उसकी गतिशीलता में बढ़ सकती है। इसके बाद देखिए दबाव। देखिए दबाव भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ये भी क्या करता है, ये भी युवा निर्णयों को प्रभावित करता है। देखिए संस्था में आप जानते हैं किसी संस्था में या फर्म में है ना, तो अधिकारियों का एक पूरा पदक्रम होता है। तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है या छोटे अधिकारी होते हैं उनके बीच वाले जो वो निर्णय करते हैं तो उन पर अपने से उच्च अधिकारियों का दबाव रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो फर्म के जो प्रबंधक होते हैं, संस्था के जो निदेशक होते हैं, उनको निर्णय लेने के लिए क्या होता है उन पर बाहरी लोगों का दबाव रहता है या समाज का दबाव रहता है या राजनीतिक दबाव रहते हैं। तो ये दबाव भी क्या होते हैं वो निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारी निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न कारक तत्व हैं किन आधारों पर लिए जाते हैं और कौन कौन से तत्व जो है हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो देखिए आज आपके लिए ये है और कल मैं इसके आगे का वीडियो आपको मैं बता दूंगा और वो मैं आपको कल मैं वीडियो डाल के आपको मैं मैटर को सेंड कर दूंगा, आप उसे समझ लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जहां मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। या जो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया आप इसको दोबारा से समझा दीजिए। तो मैं उसको उस वीडियो में ही उस बात को समझा दूंगा, तो आपको वो पर्टिकुलर बात वहाँ से समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।